नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया के एक बहुत बहुत अहम पहलू पर, जी। खासकर पारिवारिक मामलों में, जैसे सेक्शन 498A, मतलब दहेज उत्पीड़न वाले केस। हाँ, बिल्कुल। ये पहलू है क्रॉस एग्जामिनेशन, जिरह जिसे कहते हैं। जी, जिरह। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं जो बताते हैं कि भाई सच सामने लाने के लिए ये प्रक्रिया कितनी जरूरी है। हाँ, ये तो है। तो चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसका असल मकसद क्या है और इसमें सवाल किस तरह के होते हैं, मतलब क्या खास होता है। बिल्कुल। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन का जो सबसे बड़ा मकसद है, वो है मामले की सच्चाई को परखना, अच्छा। कि जो आरोप लगाए गए हैं, वो सही है या गलत है। और हाँ, ये बचाव पक्ष के लिए भी एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक टूल है। हथियार जैसा। हाँ, एक तरह से, जिससे वो आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकते हैं, खासकर ऐसे मामलों में जहां अक्सर भावनाएं तथ्यों पर हावी हो जाती हैं। ये तो है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? सुनने में आया है कि पुलिस को दिए बयान, मतलब वो सेक्शन 161 वाले, जी जी। और चार्जशीट, इनसे जुड़े सवाल होते हैं पहले। हाँ, बिल्कुल वहीं से शुरू करते हैं अक्सर। यहाँ सबसे अहम होता है बयानों में विसंगति या विरोधाभास ढूंढना, इनकंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं। मतलब बात बदल तो नहीं रही? एग्जैक्टली। क्या जो पहली शिकायत थी, फिर एफआईआर हुई, फिर 161 में पुलिस को बयान दिया, और अब जो कोर्ट में गवाही हो रही है, क्या ये सब एक जैसा है? अच्छा। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए पहले कहा कि शादी के 6 महीने बाद दहेज मांगना शुरू हुआ, लेकिन कोर्ट में गवाही देते वक्त कह दिया कि नहीं, शादी के फौरन बाद ही शुरू हो गया था। तो ये तो बड़ा फर्क हो गया। हाँ, ये एक विरोधाभास है। तो इस पर सवाल उठेगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को मतलब वर्ड बाय वर्ड देखना पड़ता है, बारीकी से। लेकिन क्या हर छोटी मोटी भूल चूक को भी इतना महत्व दिया जाता है या सिर्फ बड़े विरोधाभासों पर भी ध्यान जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, छोटी मोटी बातों का वजन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो किसी पैटर्न का हिस्सा है, अच्छा। या वो बयान के मूल आधार को ही कमजोर कर रही हैं। अगर बार बार अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, तो छोटी विसंगतियां भी, वो भी क्रेडिबिलिटी पर, मतलब विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकती हैं। मेन पॉइंट ये है कि कहानी कितनी कोहेरेंट है, कितनी सुसंगत है। और अगर आरोप बहुत ही जनरल हो, मतलब स्पेसिफिक ना हो, जैसे बस कह दिया मारपीट हुई। हाँ, इन लिखों में यह भी कहा गया है कि सिर्फ सामान्य आरोप लगाना काफी नहीं होता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर आरोप में वो विशिष्टता नहीं है, स्पेसिफिसिटी। हाँ, स्पेसिफिसिटी, जैसे घटना की कोई खास तारीख नहीं बताई, समय नहीं बताया, जगह नहीं बताई, तो वो आरोप अपने आप में कमजोर पड़ जाता है। अच्छा। अगर मारपीट का आरोप है, तो फिर सवाल उठते हैं, क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट है? क्या चोट लगने के फौरन बाद इलाज कराया गया? अगर नहीं, तो क्यों नहीं कराया? हाँ, ये तो लॉजिकल है। और अगर शोर मचाया था, तो क्या किसी पड़ोसी ने सुना? क्या किसी गवाह का बयान लिया गया? अब देखिए, पारिवारिक मामलों में अक्सर गवाह तो होते नहीं हैं। सही बात है। तो इसलिए इन स्पेसिफिक डिटेल्स की कमी वो आरोपों की जड़ को हिला सकती है। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान जाता है। अच्छा, पैसों और दहेज की मांग के बारे में क्या? इस पर कैसे सवाल बनते हैं? यहाँ भी वही प्रिंसिपल लागू होता है, विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। ओके। क्या किसी खास चीज की मांग की गई थी? क्यों की गई थी? क्या इसका कोई सबूत है, जैसे कोई मैसेज हो, ईमेल हो, या कोई रिकॉर्डिंग? स्रोतों में यह भी बताया गया है कि अगर बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे मांगे, या बिजनेस में घाटा हो गया, उसकी भरपाई के लिए मांगे, अच्छा, तो वो तकनीकी रूप से दहेज की परिभाषा में शायद ना आए। ये भी एक पॉइंट बनता है। ओह, ये तो महत्वपूर्ण बात है। जी। और स्त्रीधन के बारे में भी सवाल हो सकते हैं, मतलब जो सामान महिला का अपना होता है। हाँ। जैसे गहनों के बिल या रसीदें मांगी जा सकती हैं, ये देखने के लिए कि कहीं लिस्ट बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं दी गई। अच्छा, क्रॉस चेक करने के लिए। हाँ, और शादी के खर्चों पर भी सवाल उठ सकते हैं। पैसा कहाँ से आया, कितना खर्च हुआ, ये जानने के लिए कि कहीं खर्च एग्जैजरेटेड तो नहीं बताया जा रहा। एक और पॉइंट जो इन डॉक्यूमेंट्स में देखा, वो है शिकायत दर्ज करने में देरी, डिले। हाँ, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। उसका क्या मतलब निकाला जाता है? अगर सेक्शन 490A की शिकायत दर्ज करने में बहुत ज्यादा देरी हुई है
और उसका कोई ठोस कारण नहीं बताया जा रहा, तो बचाव पक्ष ये सवाल जरूर उठाएगा। पूछा जा सकता है कि कहीं ये शिकायत किसी दूसरे चल रहे केस के जवाब में तो नहीं है। जैसे मान लीजिए तलाक का केस चल रहा है या बच्चे की कस्टोडी का, तो कहीं उसके जवाब में एक काउंटर ब्लास्ट के तौर पर तो ये 498 नहीं लगा दिया गया। अच्छा, मतलब मोटिव पर सवाल। जी, बेवजह की देरी शक पैदा करती है ना, कि शायद आरोप बाद में सोच समझकर किसी और मकसद से लगाए गए हैं। तो फिर अगर किसी को इन सब सवालों का सामना करना पड़े तो क्या करना चाहिए, क्या सलाह देते हैं स्रोत? देखिए, सबसे जरूरी सलाह जो सामने आती है वो एक ही है, सच पर टिके रहना। अगर आरोप सच्चे हैं और शिकायतकर्ता ने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी बात पर कोहेरेंस बनाए रखा है, मतलब बातें बदली नहीं है, तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन से घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके। अहम यह है कि सवालों को ध्यान से सुने और जवाब सिर्फ तथ्यों के आधार पर दें, अटकलों या कल्पनाओं पर नहीं। सच में ताकत होती है। बिल्कुल सही। तो मतलब कुल मिला के ये समझ आ रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो सेक्शन 498 जैसे संवेदनशील मामलों में सच की परतें खोलने का एक बड़ा ताकतवर जरिया है। हाँ, ये वाकई दूध का दूध और पानी का पानी करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये प्रक्रिया ना सिर्फ सच को सामने लाती है, बल्कि ये बचाव पक्ष के वकील को भी एक मौका देती है कि वो सवाल जवाब के जरिए आरोपों की गहराई से पड़ताल करें। सही। और अदालत के सामने एक साफ तस्वीर पेश कर सके, खासकर तब जब झूठे आरोप लगाए जाने की आशंका हो। ये न्याय सुनिश्चित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, ये तो है। यहाँ एक बात और सोचने वाली है कि ये जो कानूनी दांव पेंच हैं, सच झूठ की ये पूरी जद्दोजहद है, इसके बीच में इस तरह की गहन और कभी-कभी थोड़ी तीखी पूछताछ का उन लोगों पर भावनात्मक रूप से क्या असर पड़ता होगा जो इंसाफ की तलाश में अदालत पहुंचे हैं? ये भी एक पहलू है सोचने के लिए।